भारत निर्वाचन आयोग की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आपके समक्ष भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी, साथ में चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी, ईसीआई के सेक्रेटरी जनरल श्री उमेश सिन्हा जी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आयोग ने पिछले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुशील चंद्रा जी से अनुरोध करूंगी कि वे आपको बैठकों से अवगत करवाएं। तत्पश्चात हम आपके सवालों को भी संबोधित करेंगे। श्री चंद्रा जी प्लीज। ऑनरेबल श्री राजीव कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल श्री अनूप चंद्र पांडे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, of the commission, and all the friends of media. First of all, I welcome you to this press conference, and I will apprise you about various meetings which we have taken place. जैसा कि आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश में राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें कि 317 जनरल, 84 एससी तथा 2 एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं, इनके चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का यह प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। राज्य में पहुंचने के बाद सर्वप्रथम हम सभी लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग की और इसके अंतर्गत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने आकर आयोग से मुलाकात की और अपने विचारों, समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। आयोग ने उनके द्वारा बताए गए बिंदुओं का संज्ञान लिया और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से भी बताना चाहूँगा। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक के पश्चात सर्वप्रथम सारे ही जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, सभी एसपी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर्स जो 73 जिले के हैं यहाँ पर, सभी के साथ मीटिंग की और उनको आयोग के बारे में, आयोग के वोटों के बारे में समझाया गया और उनसे उनके जिले के बारे में तथा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा गया और विस्तृत जानकारी ली गई। उनको इस बात से पूरी तरह अवगत कराया गया है कि मतदाता जागरूकता, महिलाओं, दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कोविड सेफ्टी व्यवस्था तथा जितनी भी अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको इसके बारे में पूर्ण से अवगत कराया गया और उनको इसके बारे में उनसे संज्ञान भी लिया गया। इसके उपरांत आयोग ने विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मीटिंग, जिसमें कि आयकर विभाग है, जीएसटी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक्साइज डिपार्टमेंट, एनसीबी, बैंक्स, नोडल ऑफिसर्स, इन सभी के साथ विस्तृत चर्चा की, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि ये पूरा इलेक्शन इंड्यूसमेंट फ्री और प्रलोभन फ्री हो। इसके लिए उनकी बहुत ही एक मीटिंग ली गई जिसमें उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह का भी प्रलोभन और किसी तरह का भी एक्साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मादक पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री बेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से भी ना हो पाए और उनसे उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की गई। आयोग ने उसके उपरांत जो हमारे नोडल ऑफिसर होते हैं पुलिस के और हमारे सीओ के साथ भी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और उसके बाद जो सबसे आखिर में जो जितने भी कंसर्न्स थे हमारे, तो मुख्य सचिव, डीजी पुलिस, हेल्थ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी तथा अन्य सेक्रेटरी के साथ अभी मीटिंग की है यहाँ पे आने से पहले। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए।
कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्या को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशन को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80+ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है उनकी सूची भी उनको दी है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने महिला मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम करने का अनुरोध किया और पोलिंग बूथ पर पर्याप्त महिला पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की भी मांग की ताकि आवश्यकता होने पर महिला मतदाताओं की पहचान, सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्थित रूप से हो सके। कुछ प्रतिनिधियों ने प्रशासन के कुछ लोगों के पक्षपाती रवैये की, यानी कि जो बायस्ड अप्रोच है, उसके बारे में शिकायत की और दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने पुलिस द्वारा उनकी रैलियों पर अनुचित प्रतिबंध लगाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके प्रत्याशी भी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि विज्ञापनों का प्रसारण कर सकें। दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने समूचे राज्य में CPF की जल्दी से तैनाती का भी अनुरोध किया। अधिकतर राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार के दौरान धनबल, शराब, मादक पदार्थों और मतदाताओं को फ्री बीज दिए जाने पर संभावना जताई तथा इसके माध्यम से चुनाव प्रभावित होने की चिंता भी जताई। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हेट स्पीच तथा रैलियों में बेहिसाब इस्तेमाल किए जाने पर चिंता की। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने पेड न्यूज को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिन मुद्दों पर अपने आरोपों से रखे हैं उन सभी मुद्दों से आयोग अवगत है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुगम, सहज, सरल और प्रलोभन मुक्त करने के लिए सदैव प्रयासरत है। भारत निर्वाचन आयोग का हमेशा मानना है कि मतदाताओं के बाद राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। आयोग ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि हमारा प्रयास स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, प्रलोभन मुक्त और कोविड से चुनाव कराने का है। Inclusive and accessible elections, so that हमारा जो मोटो है that no voter should be left behind. That is our basic motto, and Commission will do each and every possible act for that particular direction. मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा मतदाता पंजीकरण का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है और चला है और 5 तारीख को जो ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होना है उसमें हमारे अधिकारियों ने उसमें काफ़ी मेहनत की है और क्या क्या उसके परिणाम हुए हैं वो आपके समझ रखना चाहिए। जो हमारा विशेष प्रशिक्षण पुनरीक्षण जिसको हम SSR बोलते हैं 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 15 करोड़ से अधिक है। अंतिम प्रकाशन पर मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े स्पष्ट होंगे। इसके बाद भी नामांकन दाखिल करने का आखिरी तारीख तक भी मतदाता क्लियर ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। असल में कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि जब ये प्रकाशित हो रही है शायद हमारा नाम उसके बाद इसमें ना लिखा जाए। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके जरिए सभी लोगों को कि ये प्रकाशित होने के बाद भी लोग देख लें, अगर किसी का नाम उसमें नहीं लिखा गया है या किसी का नाम कटने से भी रह गया है तो उस तरह के सारे क्लेमों को वो जो हमारे नॉमिनेशन की आखिरी दिन होती है उस तक वो अपने क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो अभी ये नहीं है कि ये खत्म हो गया अब हमारा नाम दर्ज होगा। तो ये जो चिंता है किसी के भी दिमाग में वो आप ही इसको निकाल सकते हैं, आप ही वहाँ तक हमें पहुँचा सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के दौरान अब तक 52.8 लाख 52.8 लाख नए मतदाताओं को इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित किया है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें लगभग 23.92 लाख पुरुष और 28.86 लाख महिला मतदाता। इन नए मतदाताओं में 18 से 19 वर्ग आयु वर्ग के करीब 19.89 लाख शामिल हैं जो कि पिछले SSR के मुकाबले 3 गुने अधिक है। यानी कि पिछली बार जो ये 18 से 19 तक के मतदाता थे इनका परसेंटेज पूरे इलेक्टोरल रोल में कुल 0.51% था जो कि बढ़कर अब 1.32% हो गया है। हमारा ये उद्देश्य है कि जितने लोग भी 18 साल 1 जनवरी 2022 को हो रहे हैं वो सभी इलेक्टोरल रोल में शामिल हों और इसके लिए हमारे अधिकारियों ने बहुत ही डिफरेंट तरह से प्रयास किया। कॉलेजेस में
जो इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब बनाए, लोग वहाँ पहुँचे जा जाके और उनसे अनुरोध किया, उनके वो फॉर्म भरवाए गए 6, जिसकी वजह से ये 3 गुना अधिक जो एनरोलमेंट हुआ है, ये इसके लिए अफसरों ने बहुत अधिक कार्य किया है। और एक बहुत और अधिक उपलब्धि हुई है महिला सशक्तिकरण के बारे में, जो महिलाओं को अधिक से अधिक वोटर बनाया गया है। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था 2017 में, उसमें हमारा जो जेंडर रेशो था वो कुल 839 था, यानी कि 839 महिलाएं 1000 पुरुष। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि भाई इसको महिलाओं को भी अधिक से अधिक लोगों को उसमें भर्ती किया जाए, इसमें इनकी एनरोलमेंट किया जाए। तो हमारे अधिकारियों ने आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो फीमेल हैं, उनको घर घर भेजा, उन लोगों से बात की और उन लोगों को समझाया कि आपका मताधिकार में होना बहुत आवश्यक है और आपको अपना मत का प्रयोग भी करना है और आप अपनी मतदाता सूची में शामिल हों। उसकी वजह से जो ये बढ़ा है 839 जो 2017 में था, उससे बढ़कर ये 868 पहुँच गया है, जो कि एक 29,000 के हिसाब से जो बढ़ा है, ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा वर्क है। और आप देखते होंगे कि जो पूरे शामिल हुए हैं उसमें 23.92 लाख पुरुष और 28.8 लाख महिला मतदाता। तो जो महिला मतदाताएं बढ़ी हैं वो रफली 5 लाख ज़्यादा हैं पुरुषों के मुकाबले। तो ये जो इस दिशा में काम किया गया है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, जो कि वोटर टर्नआउट मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पूरा महिलाओं का इसमें पूरा योगदान रहेगा। ये हमारा एक अथक प्रयास है। और इसके बाद सभी डीओ को इंस्ट्रक्शन भी दे दिए गए हैं कि मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों का अगर किसी को 5 तारीख के बाद जो भी हमारा प्रकाशित होगा उसमें किसी की शिकायत रह गई है, उसके बाद भी उसकी शिकायत को अटेंड करें और उसका तुरंत निस्तारण करें। सारे लोगों से हम लोगों ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीओ से सबसे पूछा है कि उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग की है, उन्होंने अवगत कराया है, हमको विश्वास दिया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग हुई है, उनके मिनट्स बने हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है जिसका कि निस्तारण तक नहीं किया गया। उसके बावजूद ये आदेश दिए गए हैं उनको कि अगर किसी की भी शिकायत आती है तो उसका तुरंत निस्तारण करें और उनके साथ मीटिंग करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हम लोगों को ये भी अवगत कराया, क्योंकि हमारा जो प्रयास है दिव्यांगजनों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक समाज कार्यक्रत है और आयोग उसमें चाहेगा कि उनकी भागीदारी पूरी तरीके से हो। तो अभी तक जो पोजीशन है उसके हिसाब से इस राज्य में 10,64,266 दिव्यांग मतदाता हैं और 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं वो 24,03,296 मतदाता हैं और 2,97,445 सर्विस मतदाताओं को भी आइडेंटिफाई किया गया है। सभी मतदान पूरी तरीके से एक्सेसिबल होंगे, जहाँ पर हमारे दिव्यांगजनों को कोई परेशानी न हो, जहाँ हर तरह से सुविधा दी जाएगी जिससे कि सहजता से मतदान कर सकते हैं। ये हमारा दायित्व है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको हम मतदान के लिए प्रेरित करें और उनको अधिक से अधिक मतदान कराएं। हमारे इस प्रयास से अभी जो एक राज्य में इलेक्शन हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें 90% जो दिव्यांगजन थे उन लोगों ने वोट किया था। तो एक अपने आप में एक मिसाल है और हम चाहेंगे कि वो मिसाल हमारे इस राज्य में भी पूरी तरह से चले। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रदेश में पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग मतदाताओं को और कोविड अफेक्टेड मतदाताओं को आयोग घर द्वारा घर पर ही बैठे हुए पोस्टल वोट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान करेगा। मतलब कि आपकी इच्छा है, हम तो आपको चाहते हैं कि आप आए हमारे पोलिंग स्टेशन पे, जो कि पूर्णतः आपके लिए सुरक्षित हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई लोग नहीं आना चाहते, जैसे 80+ के आदमी हैं, अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो PCI will go to their doorstep. PCI is at the doorstep of these senior citizens, of these divyang persons and these persons who are absolutely COVID affected. We will go to their home. लेकिन इसमें पूर्णतः पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का थोड़ा सा कंसर्न था। मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग भी इस तरह से अपने फॉर्म भरेंगे और जो इसमें आना चाहेंगे कि हम घर से ही वोट देना चाहते हैं, उनका नाम पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा। जो हमारी टीम जाएगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, टाइम बताया जाएगा। तो और ये भी मेंटेन किया जाएगा, सीक्रेसी डिस्टर्ब ना हो, जो अल्टीमेटली थोड़ी सीक्रेट का है। सो सीक्रेसी मेंटेन रहे, लेकिन साथ में पारदर्शिता हो और निष्पक्षता हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और चुनौती है जिसको कि हम लोग पूरा करेंगे।
और सभी लोगों को उसमें हम लोगों का सहयोग देना चाहिए कि अगर हम उनके घर पर जा रहे हैं, पहली बार इस तरह की सुविधा दी जा रही है। हालांकि बहुत से लोगों ने इसको नहीं लिया और उन्होंने कहा क्योंकि ये तो एक पर्व है और हम लोग जाना चाहेंगे बूथ पर। तो जब हम लोगों ने बिहार में इस तरह से पहले शुरू किया था तो वहाँ पे कुल 3% लोगों ने कहा कि हम आपको घर बैठे बैठे हम इलेक्शन करेंगे, बाकी लोग तो बूथ पर ही आएंगे। इस तरह से यहाँ पर भी हम चाहेंगे जो लोग फॉर्म भरेंगे उसकी विधिवत सूचना दी जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज को और उनको पूरी तरीके से, जो मेरा एक सुझाव है हमेशा कि DCI तो ये इसके द्वारा हम चाहेंगे कि मतदान इसी तरीके से हो और उन लोगों को हम मतदान में भागीदारी बना सकें। हमने आपको मतदान केंद्र और मतदाताओं की सुविधा के बारे में बताना चाहूँगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए पहले जो हमारे बूथ थे वो 1500 लोगों के ऊपर एक बूथ बनाया गया। हमने इसको घटाकर 1250 कर दिया है और इसलिए ऑन एन एवरेज 860 लोग एक बूथ के ऊपर बनाए गए हैं। इससे हमारी जो पोलिंग बूथ की संख्या है वो 11,000 बढ़ चुकी है और इसके कंसिक्वेंस में जितना स्टाफ वगैरह लगाना होता है वो भी बढ़ गया है, जिनके लिए ज़्यादा लोग लगाए जाएंगे। तो हमारे बूथ जो हो गए हैं वो 1,74,351 मतदान स्थल हैं और इस तरह के बूथ हमारे जो बढ़ाए गए हैं वो 11,000 हैं। सभी DOs को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन किसी भी लोकेशन से अगर 5 पोलिंग बूथ हैं तो वो खुद जाकर उसकी समीक्षा करें, खुद जाकर देखें कि वहाँ पर पूरी तरीके से सब भीड़ को मैनेज करने की व्यवस्था है या नहीं है, एग्जिट और एंट्री पॉइंट प्रॉपर है या नहीं है, बैठने की व्यवस्था प्रॉपर है या नहीं है। तो इस तरह से वो स्वयं खुद जाके देखें। कहीं कहीं जहाँ पर हैं 10-10 पोलिंग स्टेशन भी हैं एक पर्टिकुलर लोकेशंस के, जहाँ बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े काउंट्स हैं, बट वी हैव सीन these officers will go themselves verify that proper arrangements are made। और ये हमारा चुनाव आयोग बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत है कि सभी पोलिंग बूथ्स पर assured minimum facilities will be provided, meaning thereby that सभी पोलिंग बूथ्स पर पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, बिजली आपके लिए और दिव्यांगजनों के लिए एक जेंटल रैंप की व्यवस्था। हर जगह जो हमारे पोलिंग बूथ होंगे रैंप की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाएगी और वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जाएगी और उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी फ्री में दी जाएगी। जो भी आना चाहते हैं वो अपनी PWD ऐप है उस पर भरें या वैसे भी हमें सूचित करें और हमारा कमीशन उसके लिए खुद सारी व्यवस्थाओं की अरेंजमेंट करेगा और दिव्यांगजन जिससे कि अपना बहुत सुचारू रूप से कर सके। राज्य में 4,030 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, मतलब प्रत्येक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 10 आइडियल पोलिंग बूथ होंगे, जिसमें कि बहुत अच्छी तरीके से जो भी स्पेस और जो भी होगा उसको दिखाया भी जाएगा, उसको करा जाएगा, सो दैट एवरीबडी शुड सी दैट व्हाट इज द मॉडल। और वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण का, जैसे पहले बताया मैंने आपको, एक प्रॉपर अफेक्ट आना चाहिए, उनको इस भागीदारी में फीलिंग आनी चाहिए कि स्ट्रेंथ इज सेम। इस प्रदेश में कम से कम 800 ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन बनाए गए। 403 हमारी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 800 ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जिसमें पूरे कर्मचारी महिलाएं होंगी और सुरक्षा कर्मचारी भी महिलाएं होंगी। आपने शायद नीचे आने से पहले कुछ स्वीप की एक्टिविटीज नीचे हो रही थी, वो शायद नीचे देखी होगी आप लोगों ने कि किस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया है लोगों को बताने का कि महिला बूथ किस तरह से बनते हैं और दिव्यांगों को हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। उस तरह की चीज़ें शायद आप लोगों ने देखी होंगी और उसको जिन्होंने नहीं देखी हो वो देखें कि हमने नीचे जो लगाई हुई है थोड़ी सी, उसको आप देखें जिससे कि इसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से मैक्सिमम हो पाए। हम सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके द्वारा हम 15 करोड़ मतदाता तक जरूर पहुंच सकते हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। कुछ लोगों ने ये शंका व्यक्त की थी जब हम लोगों ने पूछा कि भाई ये पोलिंग परसेंटेज वगैरह क्यों कम है, तो कुछ ने कहा कि शायद कुछ मतदाताओं ने कि उनका एपिक कार्ड कहीं खो गया है, शायद इसलिए हम वोट डालने नहीं गए। मैं बताना चाहूँगा कि एपिक कार्ड के अलावा 11 ऐसे दस्तावेज और हैं जिनके प्रूफ के द्वारा उनकी पहचान की जाएगी और अगर उनके पास मतदाता एपिक कार्ड नहीं भी है तो उनके जरिए वो जा सकते हैं वहाँ पे और उनको वोट डालने का अधिकार पूर्ण दे दिया जाएगा। जैसे पैन कार्ड है, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक है,
मनरेगा कार्ड है और आपका आधार कार्ड है, इस तरह के कई 11 हमारे दस्तावेज हैं जिनके थ्रू वो जा सकता है। और कोई ये मतलब फील ही ना करे कि मेरा नाम अगर सूची में है और मुझे कोई एपी कार्ड नहीं है तो मतदाता मैं कार्ड अपना उपयोग नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब वोट डालना, उसके लिए हमारा आयोग जो भी संभव प्रयास होगा उसको कोई पीछे नहीं हटेगा। और अगर आपको भी वो सजेशन देने होंगे तो आप हमें भेजें और हम चाहेंगे कि हमारे इस प्रदेश का टर्नआउट भी बढ़े। वही बहुत आवश्यक है जिसको आज मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि 2019 के चुनावों से भी हो रहा है, इस बार भी उत्तर प्रदेश में सभी बूथों पर ईवीएम वीवीपैट सभी बूथों पर लगाई जाएगी। और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 5 पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट स्लिप्स को ईवीएम काउंट से मैच किया जाएगा। आयोग ने सीओ को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में व्यापक जागरूकता और उपयोग में आसानी के लिए फिजिकल तथा डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए भी कहा है कि सभी लोगों को इसके बारे में बताया जाए। अगर किसी की भ्रांति है उसको दिखाया जाए कि ये ईवीएम है, ये वीवीपैट है, और इसको आपको देख सकते हैं कि जो आपने बटन दबाया हुआ है वो आपको दिख रहा है। और आई थिंक देखने से बड़ा प्रमाण कुछ नहीं होता। सीइंग इज बिलीविंग। इफ यू कैन सी इट यू कैन बिलीव इट। Even that if you do not believe it, you cannot believe your eyes. तो इस तरह का जो प्रचार है उसको हम वीडियो के जरिए, फिजिकल पहुंच के जरिए और सभी जो वैन भी हैं उसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सबको इसके बारे में पूरी जागरूकता हो। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है पारदर्शिता के माध्यम में रखते हुए कि नेट कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश में पूरी तरह से नहीं है, उसके बावजूद 1,74,351 मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 1 लाख मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग की गई, लाइव वेबकास्टिंग पोलिंग बूथ के अंदर, कि सो दैट हम सबको दिखा सकें कि पारदर्शिता पूरी तरीके से है बूथ के अंदर। हम लोग तो मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर करेंगे, पूरा सिस्टम होगा मॉनिटर करने का, जिससे कि किसी बूथ की पारदर्शिता से सभी के सामने उपलब्ध हो और किसी तरह की भी गड़बड़ी किसी भी बूथ में ना होने पाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा वोटर टर्नआउट के बारे में। देखिए, ये उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। ये प्रदेश भी अपने आप में बड़ा देश के बराबर एक वो है, यहाँ पे 403 असेंबली का। उसके बावजूद यहाँ की जनसंख्या भी बहुत जागरूक है, पॉलिटिकली भी जागरूक है। उसके बावजूद 2017 में जो मतदान का प्रतिशत था वो 61%, और 61% से लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो और घटकर 59% रह गया। ये हमारे लिए एक थोड़ा चिंता का विषय है कि इतने बड़े प्रदेश में जहाँ पे पॉलिटिकल जागरूकता पूर्णतया है, वहाँ पर पॉलिटिकल परसेंटेज इतना कम क्यों है। तो हमने इस चीज़ के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी आदेश दिए और उनसे समीक्षा भी की है हम विभिन्न टाइम पर कि ये क्यों कम है और इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने, जितने भी DOs हैं हमारे, उन्होंने खुद देखा कि कहाँ हमारी जो असेंबलीज हैं, जहाँ हमारे बूथ हैं, जहाँ पर कम परसेंटेज है स्टेट एवरेज से भी, उनको चिन्हित किया है और वहाँ पर जागरूकता के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के थ्रू पहुँचा गया है। कुछ महिला आइकन्स हम लोगों ने बनाई है, वहाँ पहुँचा गया है और आइडेंटिफाई किया गया है कि क्यों मतदान है। उनको जागरूकता करने के लिए स्वीप की एक्टिविटीज बढ़ाई गई हैं, जिससे कि उनको वोटिंग के लिए प्रेरित किया जा सके और वो वोट डालने आए। और जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी हमने महिलाओं को, युवाओं को काफ़ी हद तक इसमें इन्वॉल्व किया है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि उनके भागीदारी के द्वारा जितने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे वो उसमें भागीदारी करेंगे और जो ये परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज का है ये बढ़ना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस दिशा में प्रयास करें कि मतदाता का जो मताधिकार मिला है उसको हम खाली 61% लोग यूज़ कर रहे हैं। ये एक ऐसा देश था जहाँ पर आज़ादी के फौरन बाद सभी 18 वर्ष से लोगों को ऊपर कोई मतदान प्राप्त हो गया था, सारे एडल्ट लोगों को। तो इसलिए हम लोगों को महत्ता समझनी चाहिए और इसमें हमें भागीदारी लेनी चाहिए, तभी हम इस चीज़ के हकदार होंगे कि सरकार ने काम अच्छा किया है, नहीं किया। वरना अगर 60% मतदान रहेगा तो ये काफ़ी कम है, जो कि इस स्टेट को बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे सारे प्रयास होंगे इसमें बूथ की अवेयरनेस, पोलिंग की अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस, पूरी स्वीप एक्टिविटीज जो हमारी होगी वो इसके ऊपर चलेगी।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कोविड प्रोटोकॉल के बारे में, क्योंकि ये एक अचानक एक नया आयाम जुड़ गया है, जो कि अभी तक लग रहा था कि कोविड की प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं यहाँ पर आने से पहले कमीशन ने हेल्थ सेक्रेटरी से भी बात की और मुख्य सचिव से भी बात की इसके बारे में। तो जो आज बताया गया हम लोगों को कि यहाँ पर 86% लोगों को यूपी में पहली डोज लग चुकी है वैक्सीनेशन और 49% लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है, यानी कि रफली 50% लोग यहाँ पर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और ये भी हमें आश्वासन दिया गया है कि 15-20 दिन के अंतर्गत सभी एलिजिबल लोगों को और जो यहाँ पर अवेलेबल हैं उनको पहली डोज सबको लग जाए। हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसको फौरन ही कार्यवाही की जाए और इस वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्द एटलीस्ट 100% लोग शुड बी एब्सोल्युटली विद द फर्स्ट डोज एंड ऑल एलिजिबल शुड बी गिवन द सेकंड डोज आल्सो। एंड जो यहाँ पर मैंने ओमाइक्रोन के केस के बारे में समीक्षा की कि पूरे यूपी में कितने केस आए हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि 4 केस अभी तक यहाँ आए हैं। उसमें से 3 लोग तो ठीक होकर वापस भी चले गए हैं। वो लोग बाहर से ही आए थे एंड नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ की उसमें थे, एक रायबरेली में था। तो वो लोग 3 तो ठीक भी होकर वापस चले गए, वो निगेटिव हो चुके हैं। एक शायद अभी कल परसों में कोई आया है, उसको ये लोग देख रहे हैं। तो ऐसा यहाँ प्रदेश के अंदर माइक्रोन का कोई ओमाइक्रोन से ज़्यादा नहीं। उसके बावजूद भी इन लोगों को हम लोगों ने पूरी तरीके से ये बता दिया गया है कि कोविड को देखते हुए, और हमने इसके बारे में यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से भी चर्चा की थी यहाँ पर आने से पहले। वी हैड ऑलरेडी मेट द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और उनसे भी इसके बारे में पूरी चर्चा करी थी कि कोविड वैक्सीनेशन इन 5 कोल्ड आउट स्टेट में बढ़ाना ही पड़ेगा और इसमें एक्सपीडाइट। साइमल्टेनियसली वी हैव आल्सो directed them that all polling officials who will be on the duty will be absolutely fully vaccinated. 100% वैक्सीनेशन वही लोग होंगे जो ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। और जो हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिया जाएगा और उसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। और जो भी एलिजिबल होंगे उनको बूस्टर डोज का भी प्रावधान किया गया और वो उनको प्रायोरिटी पर दी जाएगी। कोविड की दृष्टिगत भी जो सभी चीज़ें आवश्यक हैं वो हर पोलिंग बूथ पर होंगी। हमारा हर पोलिंग बूथ कोविड कंप्लाइंट डिलीवर के साथ वर्क करेगा। सभी डीओ को निर्देश दिए गए हैं और लोगों ने सामग्री जितनी भी है, जैसे थर्मल स्कैनर हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, दे ऑलरेडी बीन अंडर द प्रोसेस ऑफ प्योरमेंट एंड ईच एंड एवरी वोटर who comes to the polling station will be provided these facilities also। एंड इन लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए सारे डीओ को कहा गया है कि खुद जाकर देखकर आएँ। इसीलिए पोलिंग स्टेशन का जो नंबर है वो बढ़ाया गया है और लोगों को जो है कम किया गया है। और इसके अंतर्गत ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो मैं आपके थ्रू बताना भी चाहता हूँ। अभी तक कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। तो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था, उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा और ये 1 घंटे का टाइम अक्रॉस द स्टेट बढ़ा दिया जाएगा, एक्सेप्ट जहाँ LWE अफेक्टेड एरिया में उसको ध्यान में रखते हुए बाकी पूरे स्टेट में 1 घंटे का टाइम सबको बढ़ा दिया जाएगा। और राज्य, जिला और विधानसभा के स्तर पर भी हेल्थ नोडल ऑफिसरों को भी नामांकित कर दिया गया। सारे हेल्थ नोडल ऑफिसर्स को नामांकित किया गया है। दे विल बी रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रिक्ट at every booth level also. There is a nodal officer of health who will ensure that all polling booths are fully sensitized। all उनका जो पूरा सैनिटाइजेशन है वो भी प्रॉपर है। जो मास्क वगैरह होंगे उनका जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको प्रॉपर तरह से किया जाएगा, जिससे कि किसी तरह की शंका किसी के दिमाग में ना हो। और प्रॉपर कम्युनिकेशन भी किया जाएगा कि हमारे बूथ जो है वो प्रॉपरली मैनेज्ड हैं, सैनिटाइज्ड हैं, आप अपना वोट इसमें दाखिल कर सकते हैं। कानून और व्यवस्था प्रबंधन के लिए डीजी पुलिस और होम सेक्रेटरी से डिटेल वार्ता हुई है और सारे एसपीज, डीआईजीज एंड पुलिस कमिश्नर से इसके बारे में पूरी चर्चा हुई है कल की मीटिंग में। एंड उनको जो भी कंसर्न्स के पॉलिटिकल पार्टीज के कि भाई यू कैन नॉट बी बायस्ड, दैट मैसेज हैज गॉन वेरी डीप टू द पर्सन्स। दे विल हैव टू बी with a uniform pattern of behavior to all parties. They cannot be biased for as far as elections are concerned.
so that every political party will have to be given a level playing field. Nobody can favor the one party at the cost of any other party. और इसके अंतर्गत जो हमारे कमीशन के आदेश होते हैं कि जो भी अधिकारी 3 साल से ऊपर किसी भी इलेक्शन प्रोसेस में जो लोग लगे हुए हैं और वो 3 साल से अधिक किसी जगह पोस्टेड है, उनका ट्रांसफर किया जाए। और उस तरह का सर्टिफिकेट चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस दोनों आयोग को 31 तारीख के दिसंबर के बाद भेजेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आज सुबह की समीक्षा हुई है उसमें 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों का ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो कर दिए जाएंगे और 1 जनवरी को दोनों ने आश्वासन दिया है कि सर्टिफिकेट हम लोग को दिया जाएगा। इसमें 3440 सब इंस्पेक्टर, 1440 SHO, 14 IPS officers and 39 TPS officers have already been transferred over there for last 3 years, so that there cannot be any effect of being there for more than a 3 years period. And this particular direction will have to be fulfilled, and they have assured us that the certificates will be given on the 1st of January itself. आयोग ने सभी अंडर दिस कानून व्यवस्था के उल्लंघन में वल्नरेबल तथा सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसी, क्रिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि किसी तरह की भी सब्जेक्टिविटी ना आने पाए और जो रियली वल्नरेबल हेलमेट्स हैं वहाँ के लोगों को कम से कम किस तरह से कोई वोट डालने को रोक ना पाए और पूरा उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिए जाएंगे, जिससे किसी तरह की उनको अव्यवस्था ना हो, हर आदमी सुचारू रूप से वोट डाल सके। और जहाँ क्रिटिकल हमारे पोलिंग स्टेशन के और आसपास के एरिया हैं उनको भी पूरी निगरानी रखी जाएगी और उसको कंप्लीटली पुलिस देखेगी कि इस तरह की भी अराजकता ना फैल पाए। सभी सीमा चौकियों पर 24 घंटे CCTV निगरानी कैमरों से रखा जाएगा। अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत सीमा जांच के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। निर्देश दिया कि राज्य पुलिस की सीमावर्ती राज्यों के समकक्षों के साथ नियमित बैठक की जाए और सीजर्स की वीकली रिपोर्ट समीक्षा करें। सभी जो हमारे राज्य से लगे हुए राज्य हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो दूसरे राज्यों के समकक्ष अधिकारी हैं अप टू द चीफ सेक्रेटरी लेवल, they will have a meeting and they will ensure that those persons cannot infiltrate through the borders of the other districts to create any nuisance into the whole processes of this particular state. मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें कि देखिए कोई भी प्रक्रिया हो, अगर जन भागीदारी नहीं है तो वो कोई भी चीज़ सफल नहीं हो सकती। और उसके लिए आयोग ने एक C-Vigil ऐप का वो किया है, उपयोग किया है, जिसमें कि C-Vigil मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसको डाउनलोड करें और जन भागीदारी से इसको यूज़ करें। उसमें क्या है कि अगर कहीं पर भी कोई MCC का वायलेशन हो रहा है या कोई अनैतिक चीज़ हो रही है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी और लिकर हो रहा है, इसी तरह से भी अगर कोई उसका फोटो या इन्फॉर्मेशन उसको खाली अपलोड करना है, उसमें फ़ोटो खींचना है या इन्फॉर्मेशन लिखनी है और अपलोड करके भेज देना है। नाम लिखना चाहे उसकी इच्छा, नाम ना लिखना चाहे उसकी इच्छा। Within 100 minutes, our team will reach over there. That will inquire what is happening as suitable action will be taken. कुछ स्टेट ने इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया, तो जिससे कि MCC का वायलेशंस या कोई इस तरह की प्रलोभन युक्त चीज़ें जो भी कुछ हुई उसको फौरन हम लोगों की टीम पहुंची और उसको फौरन कार्यान्वित किया गया। तो इस स्टेट में भी मैं चाहूँगा, केरला ने इसको यूज़ किया बहुत अच्छी तरीके से और फौरन उसमें एक्शन लिया गया, तो काफ़ी लोग सचेत हो जाते हैं कि हमें कोई देख रहा है और जन भागीदारी है, मतलब कॉमन मैन will download it, take a photograph and will send it. It makes a lot of difference. And I would like that youngsters who are very good in app, unlike me, they can definitely use it faster and they can help the Election Commission of India to make it more vigilant. Until unless we are vigilant, I think we are not fit persons for that. So society will have to be vigilant. The person will have to be vigilant. Everything cannot be left to the officers and commission. तो मैं चाहूँगा कि जन भागीदारी जो पूर्णतया हो इस स्कीम में, तभी हम इसको बिल्कुल निष्पक्षता से इलेक्शंस को करा पाएंगे। निर्वाचन व्यय के निगरानी के संबंध में जितने भी एनफोर्समेंट एजेंसीज थी उन सबसे आपको बात जो मैंने बताया वो हमने की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने QRT टीम का आयोजन किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो भी एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको चिन्हित किया है और उनको निर्देश दिए गए कि जहाँ पर भी ब्लैक कैश मनी कहीं पर भी विकृत होता है उसको तुरंत उस पर कार्रवाई करें और इसके ऊपर
एक्शन है। सिमिलरली एक्साइज डिपार्टमेंट को क्या कहा गया है, एक्साइज कमिश्नर, एडीजी एक्साइज एंड द पुलिस डिपार्टमेंट, कि किसी तरह का भी जो ये लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग इलेक्शन वो ना हो पाए और अधिक से अधिक उसमें कार्यक्षमता बढ़ती जाए, एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, तो दैट इस तरह का कोई भी हमें परिणाम ना दिखाई देने को पड़े कि इंड्यूसमेंट के नाम पे शराब बांटी जा रही है। और अगर ऐसी हो रहा है तो हमने सिविजिल पे इंटीमेट भी करें, सब लोग जागरूक होंगे। सिविजिल तब यूज नहीं होगा ना, ये अधिकारी भी जागरूक नहीं होते। जैसे ये शुरू होगी कहानी कि सिविजिल पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, एवरीबॉडी विल बी एब्सोल्युटली अवेयर दैट व्हाट इज टू बी डन। इसी तरीके से ड्रग्स के लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कहा गया है कि उसको ढंग से व्यवस्थित करें और इंश्योर करें कि चाहे वो बॉर्डर की सीमा से हो, स्टेट की सीमा से हो, वो यहाँ ना पाए। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही चुनाव होंगे, जब भी होंगे, तो मैं चाहूँगा कि उस तरह की चीज़ें जो हैं दोनों स्टेटों में अफेक्ट करती हैं, दोनों से इस तरह की समीक्षा की है और को आदेश भी दिए हैं कि इसको टोटली ड्राई करें। सिमिलरली फ्री वीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम लोगों ने कहा है CGT एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को इस तरह की चीज़ें ना हो पाएँ और उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से रोका जाए। फ्री वीज का डिस्ट्रीब्यूशन 100% रोकना पड़ेगा और जहाँ जहाँ भी इस तरह की गोडाउन में इसकी हो रही है उसकी निगरानी भी की जाए। कृपया ये नाम बंद कर लें जिसको। आयोग ने ये भी कहा है कि कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी एक सीलो में काम ना करे, मतलब अपने वातावरण में काम ना करे, सारी एजेंसियाँ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करें। अगर एक इनकम टैक्स में पकड़ा है और वो टैक्स से संबंधित है तो रेसिली भी कार्य करे, दारू से संबंधित है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी काम करे, सभी एनफोर्समेंट एजेंसियों को साथ में काम करना होगा। जितनी अनमैन्ड हेलीपैड्स हैं, ये एयर स्ट्रिप्स हैं, उनके लिए भी निगरानी की पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई अनचार्टर्ड फ्लाइट इस तरह से ना आ पाए जो कि किसी तरह से भी इलेक्शन को इनिशिएट करे। रेलवेज, एयरफोर्स, इन सभी को पूर्ण आदेश दिए गए हैं कि इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए तो कहीं भी इस तरह की चीज उनकी नज़र में आती है। एक अन्य बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रिमिनल एंटीसिडेंट, आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट जो खड़े होते हैं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन लोगों को खुद जो कैंडिडेट है अगर आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं तो उन लोगों को मीडिया में, पेपर में, टीवी पे प्रसारित करना होगा। अलॉन्ग विद एफिडेविट तो फाइल करेंगे ही करेंगे, जो हमारे सामने समझ करते हैं कि ये मेरे खिलाफ धाराएं लगी हुई हैं, मेरी क्रिमिनल पृष्ठभूमि है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी बताना होगा कि इन्होंने ये आदमी को जो लिया है उनको पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि इस आपराधिक छवि के व्यक्ति को क्यों चुना गया है और उसका क्या कारण है, तो कि क्या क्लीन व्यक्ति दूसरा नहीं है, तो विनेबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया, ये वो हम लोगों को जीत जाएगा। तो इस तरह से पब्लिक को पूर्णतया इंफॉर्मेशन होगी कि कौन से कैंडिडेट आपराधिक छवि के हैं और कौन से कैंडिडेट क्लीन हैं। बाकी चॉइस तो वोटर के हाथ में है, वोटर इज सुप्रीम टू इलेक्ट द पर्सन। So ultimately, but this particular thing will have to be done. और during the elections, DCI जो हमारा एक ऐप है, वोटर हेल्पलाइन है, उसमें भी एक ऐप जारी करेगा जिसमें कि उस कैंडिडेट के इस तरह की जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसके कारण चिन्हित एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो जब भी इलेक्शन लगेगा और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह किया जाता है आपके थ्रू कि मॉडल ऑफ कंडक्ट का प्रोविजंस का पूर्णतया पालन करें उस मीडिया के अंतर्गत, तो और साथ में मर्यादाओं को अपने ध्यान में रखें, मर्यादाओं को ना करें। और जो मीडिया है, पेड न्यूज़ है, सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया और पेड न्यूज़ के ऊपर भी पूर्णतः निगरानी रखी जाएगी। और अगर किसी तरह का भी कोई भी इस तरह की पोस्ट वगैरह की जाएगी जो कि इलेक्शन प्रोसेस को विशेष करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। मैं सारांश में बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया, तो जो मुख्य बिंदु हैं तो आई वुड लाइक टू रिट्रेट रिपीट कर दीजिए, क्या नया होगा जी। नया वोटिंग टाइम हम आपको 1 घंटा बढ़ा देंगे, उसके बाद हम उसको क्वेश्चन जब आएगा कंप्लीट कर लेने दीजिए सर, बता रहे हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सुलभ, समावेशी और प्रलोभन मुक्त कोविड से चुनाव कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। कोविड सूचना को ध्यान में रखते हुए सारे जो रैलीज हैं उसको पूरा ध्यान रखा जाएगा। सभी मतदान केंद्रों और मतदान कर्मियों के लिए कोविड सुरक्षित प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान स्थलों पर भीड़ प्रबंधन हेतु प्रवेश विकास के उचित संकेतक सुनिश्चित किए जाएंगे। कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 11,000 नए बूथ बनाए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक जेंडर रेशो जो मैं आपको बता चुका हूँ 2017 की अपेक्षा 19 अंक बढ़कर 868 हो चुका है और 18 से 19 साल की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है और महिलाओं को मतदाता को ज़्यादा करीब 800 और वुमेन मैनेज बूथ बनाए जाएंगे और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने वाले अधिकारियों के साथ आयोग की 0 टॉलरेंस और ऐसे अधिकारियों पर आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा और एनफोर्समेंट एजेंसियों को हम लोगों ने बोल ही दिया कि क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो चाहे राष्ट्रीय सीमा हो चाहे राज्य की सीमा हो उस पर किस तरह की भी शराब ड्रग्स मुफ्त और नकदी की आवजत प्रभावी रूप से रोक लगाई जाएगी। चुनाव लोकतंत्र का पर्व इज ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी शुड सेलिब्रेट इनटू दैट स्पिरिट। मुझे उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि सभी मतदाता पूरी भागीदारी करेंगे। मैं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों नागरिकों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में अपना सहयोग करेगा उन्हें आग्रह करता हूँ। आयोग हमेशा मीडिया का चुनावी प्रक्रिया में अपना सहयोगी और पार्टनर और महत्वपूर्ण पार्टनर मानता है और आपके द्वारा ही सारे के सारे संदेश जनता तक पहुँचते हैं। मैं आगामी चुनाव में भी आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और कामना करता हूँ। मैं दोहराना चाहूँगा कि मीडिया संगठनों को भी हितधारकों के बीच चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने की मदद करनी चाहिए और सूचित और नैतिक तरीके से अपने वोट डालने में कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी चाहिए। मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू हमारा एक बात करें जरा एक एक करके लें, यहाँ से शुरू करते हैं जी। एक ही सवाल पूछने वालों को मौका मिला एक एक करके करें। उन्हें हटाने के आदेश हो गए। दूसरा, नौकरशाही पर यह आरोप कर रहा है कुछ खास अवसरों पर वो एक राष्ट्रता का खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने दोनों का जवाब शायद अपनी भाषा में दिया है आपको कि जो आदेश दिए गए हैं वो खाली ये दिए गए हैं कि जो भी 3 साल से ज़्यादा कार्यरत है, जो भी किसी इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनका ट्रांसफर किया जाएगा। सर, मेरा सवाल है कोई खत्म करें और उसके अंतर्गत 5000 लोगों का ट्रांसफर हो चुका है लगभग, जो मैंने आपको आंकड़े दिए थे, लेकिन उनका ही हुआ है जो 35 साल से लगातार एक कार्यरत एक पोस्ट पर है। सर, हमारा सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सर कानून व्यवस्था सर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का अपना नाम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बता दें। मैंने CNN News 18, I am Akshu. My question is that you have spoken in detail about the protocols we will be following when the polling takes place. Is there any protocol for how the campaigning will take place? Is the election commission thinking about banning or streamlining the big political rallies which are happening and they can add as a super spread? Yes, a good question, and only for that we have discussed with the health secretary, with their health secretary, the CS and all PTOs only. And whenever the elections will be announced, this point will be definitely considered how the big rallies are to be managed or whether digital communication will have to be increased. But इसके बारे में पूर्णतया एक हमारे दिशा निर्देश जारी होंगे जब भी इलेक्शन अनाउंस होगा, उसमें पूरी तरह से निर्देश जारी होंगे और SDM और इन पर पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा, जो कि एक जो सिचुएशन है वो एक डायनेमिक सिचुएशन है। आज 3 है, कल 4 है, कहीं खत्म है, कहीं नहीं है, उसको पूरी तरह ध्यान रख के ही हम दिशा निर्देश जारी करेंगे। सर, चुनाव में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा इश्यू होती है सर, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ये जो फीडबैक है वो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, राज्य में नहीं बल्कि राज्य के बाहर के राज्यों में भी। तो आपने कल समीक्षा की है, तो क्या आप हमको बताएंगे कि आपका उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चुनाव का दृष्टिगत रखते हुए क्या फीडबैक है? आपका नाम और ऑर्गेनाइजेशन? मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं स्वतंत्रआवाज.com से हूँ। जी, कानून व्यवस्था की हम लोगों ने सभी SP और DG की समीक्षा की है और जहाँ जहाँ भी कोई कमी अगर नजर आई है उसको इम्पोर्टेंट चिन्हित कर दिया गया है
और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे इसकी कानून व्यवस्था पूर्णतः दुरुस्त है और दुरुस्त रहेगी। सर मैं विशाल हूँ जी न्यूज से। क्या ये माना जाए कि चुनाव उत्तर प्रदेश में समय पर होंगे और क्या रैलियों पर रोक लगेगी या रैलियां चलती रहेंगी, क्या होगा? सर इसमें एक सवाल उठा है क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, केसेस बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पर भी विचार करेगा कि चुनाव को आगे किया जाए? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है, जो संविधान में जो भी हमारी दायित्व है उसको पूर्णतः निभाएगा और उसको निभाने में जो भी चीज़ें उसको कंसिडरेशन में लेनी होगी, चाहे कोविड की संख्या बढ़ती हुई हो या बढ़ती हुई रैलियों को अरेंज करना होगा, वो हम लोगों को पूरी तरह ध्यान रखेंगे और तभी हम चुनाव अनाउंस करेंगे। आपको सबसे पहले एक सेकंड लाइन से ले लें। मेरे सवाल का जवाब नहीं आ पाया, वो बीच में उनका सवाल आ। आप बता दीजिए। क्या आपको उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव समय पर होंगे? देखिए, ये जब भी चुनाव निश्चित किए जाएंगे सबसे पहले मीडिया को बताया जाएगा। हम चुनाव बिना मीडिया को बताए हुए अनाउंस ही नहीं करते हैं। सर सवाल ये है कि आचार संहिता लागू होने के बाद आपने कहा रैलियों पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना हुआ तो लगाएं। क्या हम ये मान लें कि तब तक ये रैलियां इसी तरह से चलती रहेंगी, उसके बाद जो परिस्थिति होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? देखिए, जब भी चुनाव होता है, हमारा चुनाव आयोग का जब दायित्व शुरू होता है, जब हम MCC लागू कर देते हैं, उससे पहले जो भी वर्क है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और SDMA के अंतर्गत जो भी उनकी कार्यवाही होगी वो लोग करेंगे। The moment we announce our elections, the moment MCC comes into play, we will definitely consider whatever you say and we will take it to account. सर मैं जफार खान जी मीडिया से सर मेन क्वेश्चन है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के टिप्पणी के बाद में सरकार और चुनाव आयोग से कि चुनाव होने ना होने को लेकर के ये एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट ये दौरा था, वही चीज अभी तक आपने क्लियर नहीं की है। रैलियां आपने देखी पश्चिम बंगाल में किस तौर पर होती रही, कैसे कोरोना के केसेस बढ़ते रहे, उत्तर प्रदेश में चुनाव पंचायत चुनाव होते रहे, केसेस बढ़ते रहे। तो आप लोगों ने इस बैठक, इस 3 दिवसीय दौरे के अंदर किया क्या सर इस होने ना होने को लेकर? देखिए, जो भी चुनाव आपके पंचायत के हुए उससे हमारा कोई इस चुनाव को लेकर चुनाव में हम डेफिनेटली जो भी चीजें हैं, जो भी बिंदुएं हैं, उसका पूरी तरह समीक्षा करने सर आज हमें क्लैरिटी क्या, बाकी चीजें तो बात आपको क्लैरिटी जैसे भी हम अनाउंस करेंगे आपको सारी क्लैरिटी सर। इसका मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी का अपील का कोई मतलब नहीं, उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। बस संज्ञान लेंगे सर। शर्मा हूँ आज तक से सर, पर्टिकुलर ऑफिसर्स के खिलाफ जो पॉलिटिकल पार्टीज ने शिकायत की है उनको लेकर के क्या निर्णय लिया गया है? क्या कुछ ऑफिसर्स को लेकर क्या आरोप लगाया गया कि वो सीधे से पुलिस को दमन करते हैं? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी जिनके ट्रांसफर होने थे वो ट्रांसफर भी हो चुके हैं और जो रह गए हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो 3 साल से रखे हैं और जो भी शिकायत किसी की दी गई है या दी जाएगी उस पर भी आयोग पूरी जांच करके निश्चित कार्यवाही करेगा। ये यूपी है, संयम से काम करिए और ये यूपी की जो प्रथा है, यूपी का जर्नलिस्ट जो है बहुत ही जागरूक और मर्यादा रखने वाला है। उसी मर्यादा में आपने कहा सर कि मतदाता जो ये घूम रहे हैं इसको बढ़ाना है। आपने कहा कि तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और उम्मीद भी हो सकता है 65% तक रहे इस बार इस हालात में। तो सर ये बताएं, सवाल यहाँ उठता है कि प्रदेश में फर्जी वोटर ID कार्ड बहुत बने हैं, एक व्यक्ति के पास 2-2 3-3 बने। प्रदेश में कहा रहा कि इसके पास वहाँ वोटर ID कार्ड है, गाँव में भी है जहाँ वो मूल निवासी है। इसके लिए अभी एक बिल भी पास हुआ है पार्लियामेंट में कि आधार कार्ड से उसको जोड़ा जाए, लेकिन सर सवाल ये आधार कार्ड भी फर्जी बने हैं। आप कैसे चिन्हित करेंगे कि यहाँ का मूल निवासी कौन है, किसके पास आवास है, उसका वोटर ID ठीक है कि नहीं है? यहाँ पे बहुत अनियमितता है और ये जो परसेंटेज बढ़ता है हम लोग 100% कभी नहीं पा पाते और अक्सर 40% का गैप रहता है। उतने इंसान हैं भी कि नहीं है, क्योंकि वोटर फर्जी के बहुत आशंका है, फर्जी वोटर ID कार्ड बहुत ज्यादा बन गए। इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? बहुत अच्छा आपने पूछा और आपने खुद देखा कि सरकार ने इस बार जो हमारा पोलिंग जो रिफॉर्म्स के बिल पड़े हुए थे 25 साल से ज़्यादा से पेंडिंग पड़े हुए थे और इस बार कमीशन के प्रयासों से वो बिल पास हो गया है। खाली आपने अभी एक आधार बिल की बात करी, आधार से जोड़ने की बात करी है। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बिल पास हुआ है, जो बहुत अच्छा एक्ट पास हुआ है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अच्छा है आपने इसको उठाया मुद्दे को कि अभी तक क्या हो रहा था। जो पहला मुद्दा जो पहला पास हुआ है
18 वर्ष जब आप ये जिंदगी में पूरा करते थे तब आपका मतदाता सूची में नाम जागृत हो जाता था। अगर 2 जनवरी को आपने किया है तो आई थिंक आपको 1 साल तक वेट करना पड़ता था, तब जाके अगले साल आपका मतदाता में नाम जुड़ता था। यानी कि 19 साल के बाद आप मतदाता कह सकते होते थे। जो आयोग लगातार प्रयास कर रहा था कि इसको ना लगातार बेसिस पर लगाया जाए। अगर मैंने फरवरी में 18 साल पूरे कर लिए तो मुझे क्या प्रॉब्लम क्या है, 1 साल की अभी वेट करो। तो जो ये महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है उसमें 1 अप्रैल, 1 सितंबर, 1 जुलाई, 1 सितंबर में जो लोग 18 साल में 4 बार हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे और प्रोग्राम शुरू पाएगा। इससे युवाओं को जितनी फायदा होगा उसका आप लोगों ने उल्लेख ही नहीं किया। मैं चाहता हूँ आप उसको उल्लेख करें कि यंग जनरेशन विल गेट द एडवांटेज ऑफ गेटिंग एनरोल्ड एज अ वोटर 4 times in a year rather than 1 time. So this is very important. And second, समय की सीमा अवधि देखते हुए मुझे ये रिक्वेस्ट करना होगा। एक जो सेकंड वाला जो आपने बताया हुआ है, हम उसके लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं। और इस समय भी जो डिलीट किए गए हैं, जो लोग ऐड हो गए हैं, जो लोग परमानेंटली शिफ्टेड हो गए हैं, उसको खाली आधार नहीं, उसको हमारी और भी प्रक्रियाएं हैं। जो डेमोग्राफिकल सिमिलर एंट्रीज हैं, फोटोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज हैं, उनको चिन्हित किया गया और उन पर कार्यवाही की गई और उसको क्लीन हमारे इलेक्टोरल रोल करने का पूरा हो चुका। मेरा सवाल ये है कि इसके पहले की चुनाव में देखा गया है कि डिजिटल रैलियों को भी आप लोगों ने प्रमोट किया है। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में डिजिटल रैली का कॉन्सेप्ट यूपी में भी आएगा? बिल्कुल आएगा। सर मेरा एक सवाल है सर, एक सवाल है सर, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आपके पास आया था 2 दिन पहले मुलाकात करने, उनकी तरफ से कहना है कि वो अनधिकृत प्रतिनिधिमंडल था, उन्होंने वापस आपसे समय मांगा, इसको लेकर के आप हमारे पास जो हमने इनवाइट किया था तो अधिकृत तरीके से जिनको भी अधिकृत किया गया था उन लोगों ने हमें उन्होंने ही ऑथराइज किया था। ये आपको कागज दिखा रहा हूँ, कागज देख लीजिएगा। उन्होंने अधिकृत किया था, जिन्होंने लिखा हुआ है लेटर कि हमने अधिकृत नहीं किया था। केवल मैं आपको दे दूंगा। सर एक सवाल ये है कि कोविड पेशेंट जो होंगे, सर एक सवाल ये है कि जो कोविड संक्रमित मरीज होंगे उनकी वोटिंग कैसे होगी? जो कोविड संक्रमित होंगे उनको वोट करने का अधिकार कैसे मिलेगा? बिल्कुल, बहुत सही आपने सवाल किया। कोविड संक्रमित लोगों को हम घर जाके अगर वो फॉर्म 12B भरते हैं कि मैं घर पर हूँ, मैं कोविड से संक्रमित हूँ, हमारी टीम घर जाएगी, बाकायदा PPE किट पहन कर जाएगी और उसका वोट लेकर बोलेंगे। थैंक यू सर। मेरा नाम होगा प्लीज। सर मेरा सवाल ये है, मैं लेकर आई हूँ, मुझे पता आपने इसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सब एक तरफ कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन है, सर बता चुके हैं। सर तो समय 1 घंटे बढ़ाने की बात है सर, उसका समय क्या ये आपको बता देंगे हम कि 7:30 से 5:30 होगा या 8 से 6 होगा। हम आपको पूरा टारगेट बना देंगे, लेकिन 1 घंटा बढ़ा दिया है, ये पक्का है। थैंक यू। ठीक है, जाइए चाय में नाश्ता। कांग्रेस वाला लेटर ले लीजिए सर। अरे बैठ जा भाई। हट जा भाई सामने से।